दोस्तों, क्या आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? ये कहानी एक लकड़हारा और उसके परिवार की है, जिनकी जिंदगी एक गणित की किताब की वजह से बदल जाती है। अब वो कैसे? ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फूलपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक लकड़हारा रहता था। रवि बहुत ही मेहनती था। वो लकड़ियाँ बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। रवि अपनी बीवी और अपनी छोटी बेटी पंखुड़ी के साथ एक छोटी सी घास से बनी कुटिया में रहता था। रवि और उसकी बीवी का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे और उसे अच्छी शिक्षा दे। सरला, ओ सरला, जरा पानी देना तो। हाँ जी, देती हूँ। पंखुड़ी कहाँ है? वो पाढ़े पढ़ रही है। पाढ़े? सच में? 1 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 2। हाँ बाबा, आप आ गए। पंखुड़ी बेटा, ये तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है? ये गणित की किताब है बाबा। गणित की किताब? ये तुम्हें कहाँ से मिली पंखुड़ी? जी, वो मुझे मेरी बालवाड़ी के शिक्षक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी की हर उलझन का जवाब इस गणित की किताब में मिलेगा। अगर उनकी ये बात सच होती तो मैं इस किताब को रोज पढ़ता। पंखुड़ी की बालवाड़ी की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब उसे हमें स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल? लेकिन वो तो गांव से बहुत दूर है सरला, और स्कूल की किताबें, वर्दी, इन सब के खर्चे कैसे निभाएंगे? गुरुजी कह रहे थे कि पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे हमें आगे पढ़ाना चाहिए। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाती है। पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? हमें कुछ तो सोचना होगा। ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियाँ बेचने बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी की गणित की किताब पर पड़ती है। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है? रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पंखुड़ी आती है और कहती है, बाबा, क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ बेचने बाजार आ सकती हूँ? जरूर, लेकिन आज मेरी पंखुड़ी बाजार क्यों आना चाहती है? क्योंकि वो अपने बाबा की मदद करना चाहती है ना पंखुड़ी? हाँ, चलो चलो, आज मैं भी लकड़ियाँ बेचूंगी। पंखुड़ी अपने हाथ में लकड़ियों की एक गट्ठी उठाकर अपने बाबा के पीछे पीछे बाजार में चली गई। लकड़ियाँ ले लो, सूखी डालियाँ ले लो, चूल्हे जलाओ, खाना पकाओ, रात की ठंडी में गर्मी सेको, लकड़ियाँ ले लो। 5 गुना 1 बराबर 5, 5 की एक गट्ठी ले लो। 5 गुना 2 बराबर 10, 10 की 2 गट्ठियाँ ले लो। 5 की 1, 10 की 2। अरे वाह बेटी, तुम्हारी गणित तो बहुत अच्छी है। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? जी, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों बेटा? हम लकड़ियाँ बेचकर मुश्किल से दिन का गुजारा करते हैं। स्कूल और बाकी खर्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते, इसीलिए। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी और होशियार है। आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी, वो कैसे? मेरा खिलौनों का व्यापार है और मुझे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप मुझे रोज लकड़ियाँ ला कर दोगे तो मैं रोज आपसे ही लकड़ियाँ खरीदूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। औरत की बातें सुन पंखुड़ी और रवि दोनों ही खुश होकर घर आते हैं और सरला को सारी बातें बताते हैं। वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ऊपर वाले ने नहीं सरला, ये सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। वही हमारी लक्ष्मी है और मैं इस लक्ष्मी को सरस्वती बनाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उसे स्कूल भेजूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। एक ग्राहक के रोज आने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे। और वैसे भी हमारे गांव में स्कूल तो 6वीं कक्षा तक ही है, फिर आगे क्या? सरला, इन सारे सवालों का जवाब इसमें है। हाँ, किसमें? इस गणित की किताब में? हाँ। 1 गुना 10 बराबर 10,
2 गुना 10 बराबर 20, 3 गुना 10 बराबर 30। ये आप क्या कह रहे हो जी? उस औरत से मदद पाकर रवि ने अच्छे खासे पैसे कमाए और इसी के साथ रवि ने उस दिन उस गणित की किताब से अपनी एक उलझन का हल भी ढूंढ लिया था। रवि हर रोज एक सिक्का 10 दिन तक एक लकड़ी के बक्से में डालता रहा। 20 दिन के बाद उसने एक की जगह 2 सिक्के उस बक्से में डालना शुरू किया और फिर 30 दिन के बाद 2 की जगह 3 सिक्के। ऐसे करते करते एक दिन वो 5 सिक्कों तक पहुंच गया। और फिर एक दिन, चलो जल्दी पंखुड़ी, स्कूल शुरू हो जाएगी। हाँ बाबा, चलो निकलते हैं। अगर आप भी पंखुड़ी की तरह स्कूल जाते तो? रवि का लकड़ियों का व्यापार अच्छे से चलने लगा। उसने अपने लिए एक पक्का मकान भी बांध लिया। उसकी बेटी पंखुड़ी स्कूल जाने लगी। अब रवि को पंखुड़ी के आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो भी गणित सीख चुका था। और 1 गुना 10 बराबर 10, 2 गुना 10 बराबर 20, इस छोटे से गणित के सूत्र ने रवि की जिंदगी बदल दी। देखा दोस्तों, कैसे पंखुड़ी के गणित की किताब ने रवि की किस्मत बदली और कैसे रवि ने अपना सपना पूरा किया। पढ़ाई सिर्फ परीक्षा देने में ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में भी काम आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे नियोजन से हम अपनी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती, वो एक साथ आती है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम कभी कभी बड़े ही निराश और दुखी हो जाते हैं और जिंदगी से हार मान लेते हैं। लीला की भी जिंदगी में एक ऐसा ही दौर आया, लेकिन एक खिलौने ने उसे सही राह दिखाई। कैसे? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखें। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में एक खिलौने वाला रहता था, जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम था लीला। लीला बड़ी ही होनहार थी। जब भी उसके बाबा खिलौने बनाया करते थे, वो हमेशा उनके पास बैठकर उनका काम देखा करती थी और उन्हें काम में मदद भी किया करती थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। पिताजी, देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए हैं। ये क्या, नीला घोड़ा? हाँ बाबा, ये जादुई घोड़ा है। हम इसके लिए पंख भी बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में डालेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लीला अब बड़ी हो गई थी। विजय ने बड़े ही धूमधाम से मदन नाम के एक लड़के से लीला की शादी करा दी। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंखों वाला घोड़ा रखकर कहा, बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। और कुछ साल बीत गए। मदन और लीला का विवाह सफल रहा। मदन एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। उन दोनों को अब एक बेटी भी हुई थी, जिसका नाम मदन ने बड़े ही प्यार से शर्मिली रखा। जहाँ एक तरफ उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों का काला साया उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। बस के इस हादसे में मदन को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। अपनी इस विकलांगता से दुखी होकर एक रात मदन घर छोड़कर चला गया। लीला पे जैसे आसमान टूट पड़ा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी लीला के कंधों पर आ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन घर के एक कोने में बैठी लीला अपने नसीब को कोस रही थी। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे राह दिखा भगवान। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक
लीला देखती है कि उसकी बेटी उसी घोड़े के साथ खेल रही है जो लीला को उसके पिताजी ने दिया था। जादुई घोड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो ना माँ, ये घोड़ा मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने तो कहा था कि ये घोड़ा जादुई है, वो मेरी हर बात सुनेगा। लीला को अपने पिताजी की कही बात याद आती है। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। माँ, क्या हुआ? बताओ ना, क्या सच में ये घोड़ा जादुई है? हाँ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। ये तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात। उस दिन से लीला ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। वो खिलौने बनाएगी और उन्हें बेचकर अपना घर चलाएगी और बेटी की शिक्षा भी पूरी करेगी। देखो आई आई, देखो आई खिलौने वाली, रंग बिरंगी सपनों के लाई वो खिलौने लाई। हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर और मस्ताना बंदर, देखो देखो आया देखो सपनों का सौदागर। ले लो जल्दी ले लो, हो जाए ना देर, फिर ना कहना रूठे रहना मुझको हो गई देर। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लीला खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती। अब उसकी खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? हाँ बहन, जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। लीला उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। लीला की इस सफलता की कहानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मदन लीला की तस्वीर देखता है। हाँ? ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौट आता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, वो तो एक अटूट बंधन है। मुझे खुशी है कि आप वापस आए। मुझे तुम पे गर्व है लीला, मगर तुमने ये सब किया कैसे? ये सब इस जादुई घोड़े का कमाल है ना माँ? हाँ? जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था और उन्होंने ही ये घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। देखा पिताजी, है ना ये जादुई घोड़ा? हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देखा दोस्तों, लीला ने अपनी मुसीबतों का कैसे डटकर सामना किया। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर ना ही वो सिर्फ अपनी मुसीबतों से बाहर आई, बल्कि एक सफल उद्योजक भी बनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने हुनर का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी पलट सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी पहचान चुरा के आप ही की जगह ले ले तो क्या आप इस झूठ को सच मान लोगे? अरे ऐसे घबराइए नहीं, पहले हमारी ये कहानी तो देख लीजिए, आपको आपका जवाब मिल ही जाएगा। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिनलैंड राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहाँ पर फ्लोरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु, उसे बत्तखों से बड़ा ही लगाव था। फ्लोरा के पिताजी फिनलैंड के बादशाह के करीबी दोस्त थे, इसीलिए बादशाह ने उनके बेटे की शादी फ्लोरा से तय की थी। पर फ्लोरा के पिता वो शादी देख ना पाए। पिताजी के जाने के बाद फ्लोरा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें आज ही बादशाह के बेटे से मिलने जाना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे माँ। रास्ता बड़ा दूर का था,
इसीलिए माँ ने फ्लोरा के साथ एक सेविका भी दे दी थी, जिसका नाम था क्लैरी। क्लैरी बड़ी ही धूर्त और कपटी थी। दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर आने पर फ्लोरा को प्यास लगी। सुनो क्लैरी, थोड़ा पानी लाना तो। हाय, मेरा पैर। क्या हुआ क्लैरी, तुम रो क्यों रही हो? लगता है मेरे पाँव में मोच आई है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे अरे क्लैरी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुद नदी पर जाकर पानी ले आती हूँ, तुम यही आराम करना। फ्लोरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुँचती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, क्लैरी उसे धक्का मारकर पानी में ढकेल देती है। क्लैरी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ। अब फ्लोरा बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाँ, कितना सुंदर है ये तो। अब इसे मैं पहनूंगी। क्लैरी ने फ्लोरा के कपड़े पहन लिए और उसका घोड़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ फ्लोरा नदी के तेज बहाव से बहती हुई फिनलैंड के उसी शहर में आ पहुंची जहां पे वो बादशाह रहता था। वहां के मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला। वो बेहोश थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ भी याद न आ रहा था, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी घोड़े पे सवार क्लैरी वहाँ पर आ पहुंची। फ्लोरा को वहाँ देखकर वो डर गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त खो गई है, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे, ये तो मेरी नौकरानी क्लैरी है। मेरे कपड़े और जवाहरात लेके भाग रही थी, लेकिन तभी पाँव फिसलकर वो नदी में जा गिरी। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बेचारी फ्लोरा, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दोनों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने क्लैरी को फ्लोरा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और बेचारी फ्लोरा को पूरे बाड़े की बत्तख संभालने की सजा फरमाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लोरा हमेशा बत्तखों को लेके नदी के पास घूमने जाया करती थी। उसके साथ जॉन नाम का एक छोटा लड़का भी रहता था। फ्लोरा बड़े ही प्यार से बत्तखों की देखभाल किया करती थी। जब भी वो बत्तखों को बाड़े से निकालकर नदी की तरफ सैर करने निकलती, वो गाना गाने लगती। झूमते चलेंगे हम, गाते चलेंगे हम, सच्चाई का पकड़ के हाथ, नाचते चलेंगे हम, नाचते चलेंगे हम। देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, करने झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। थोड़े ही दिनों में फ्लोरा ने शहर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फ्लोरा का ये खुशनुमा स्वभाव बादशाह के भी दृष्टि में आया। ये लड़की तो बड़ी ही सच्ची और भोली लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। बादशाह ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जॉन को बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का अंडा थमा दिया और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। जॉन के वहाँ से जाने पर बादशाह ने क्लैरी को अपने पास बुलाया। बेटी फ्लोरा, आज अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या तुम बाड़े में जाके हमारे लिए अंडे ले आओगी? जी मैं? क्या हम क्लैरी को ये काम नहीं कह सकते? या फिर जॉन को? क्लैरी और जॉन दोनों ही बत्तखों को सैर कराने नदी के किनारे गए हैं। क्या तुम्हें जाने में कोई एतराज है? जी नहीं तो मैं अभी जाकर बाड़े में से अंडे ले आती हूँ। क्लैरी अंडे लेने जब बाड़े पर पहुँची, उसे वहाँ पर एक सोने का अंडा दिखाई दिया। हाँ, सोने का अंडा? क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं? छोटा जॉन उस पर नजर रखे हुए था। जॉन ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह उसे एक और सोने का अंडा देता है, लेकिन इस बार वो फ्लोरा को अंडे लाने कहता है। फ्लोरा को भी बाड़े में सोने का अंडा मिलता है, लेकिन फ्लोरा वो अंडा बादशाह के पास ले आती है। बादशाह फ्लोरा की ईमानदारी पर बहुत खुश होता है। तुम वाकई में नेक दिल और सच्ची लगती हो। ये अंडा तुम अपने पास ही रखो। अब बादशाह फिर एक बार जॉन को बुलाता है और उसे फ्लोरा का घोड़ा सौंपकर कुछ काम बताता है। दूसरे दिन बादशाह दोनों लड़कियों को अपने दरबार में बुलाता है। बेटी फ्लोरा, आज तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी होने वाली है। हमें तुम्हारे पिताजी की आज बड़ी याद आ रही है।
वो एक अच्छे व्यापारी तो थे ही, मगर साथ ही में वो एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आवाज में भी जादू है। क्या तुम हमें कुछ गा के सुनाओगी? मैं? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तुम्हारी ये नौकरानी तो बड़ा ही अच्छा गा लेती है। क्या सच में ये तुम्हारी नौकरानी है या फिर तुम हो इसकी नौकरानी? जी आप ये क्या कह रहे हो? मैं ही फ्लोरा हूँ। खामोश, सफेद झूठ। क्या तुम्हें बाड़े में सोने का अंडा नहीं मिला था? सोने का अंडा? तभी जॉन वहाँ पे फ्लोरा की माँ को ले आता है। फ्लोरा की माँ को देख क्लैरी के होश उड़ जाते हैं। क्यों, आ गया ना चक्कर? क्लैरी, ये हमेशा याद रखना कि झूठ की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी चिल्लाए, वो सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता। गिरफ्तार कर लो इस झूठी लड़की को और तहखाने में बंद कर दो। क्लैरी गिड़गिड़ाने लगती है, मगर सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। बादशाह फ्लोरा की माफी मांगता है और उसका हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपता है। बेटी, क्या तुम हमें फिर से वही गाना सुनाओगी जो तुम उन बत्तकों के साथ गाया करती थी? देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, करने झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई। टोली आई। देखा आपने, क्लैरी को सजा तो मिलनी ही थी क्योंकि उसकी कहानी झूठी थी। फ्लोरा नेक दिल और सच्ची थी, इसीलिए अंत में जीत उसी की हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितने भी रंग बदले, वो सच्चाई की जगह कभी नहीं ले सकता।